डेट है आज 22 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म रिलीज्ड। एक नया ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। किस लिए? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये ड्राफ्ट तैयार किया है, मतलब रूल्स वगैरह बनाए हैं कि टूरिज्म सेक्टर को हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ घूमने के लिए, इस टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, इसलिए एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप तैयार किया है। ये ड्राफ्ट क्या करेगा? ये आइडेंटिफाई करेगा ऐसे प्लेसेस को जहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है, और टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म प्रोडक्ट हैं उनको डाइवर्सिफाई करेगा और डेवलप करेगा। डाइवर्सिफाई का मतलब है जैसे एक ही तरह का टूरिज्म ना हो। जैसे मोनूमेंट्स वगैरह देखने आते हैं कुछ लोग मान लो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई अच्छी बिल्डिंग है या अच्छे बाग हैं, फॉरेस्ट एरिया है, अच्छा कोई विलेज है, ऐसे डाइवर्सिफाई करेंगे टूरिज्म को इस स्ट्रेटजी के जरिए। इसमें जो सीजनलिटीज़ के आस्पेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करेंगे। सीजनलिटी के आस्पेक्ट मतलब है जैसे ऐसे सीज़न आते हैं, जैसे विंटर सीज़न आया, विंटर सीज़न में मान लो कम टूरिज्म देखने को मिलता है, या मानसून सीजन आया, मानसून सीज़न में बहुत कम टूरिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है या वहाँ पे गंदगी हो जाती है। तो ऐसे जो सीजनलिटी के इशू है ना, उनको ओवरकम करेंगे, मतलब उनसे निपटेंगे, ताकि 365 डेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बनी रहे और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। ऐसी डेस्टिनेशन पे, ऐसे प्लेसेस पे आए टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा घूमने के लिए। ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप तैयार किया है एक रूरल टूरिज्म के लिए भी, मतलब रूरल एरियाज़ में भी, ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए देखने के लिए। ऐसा ड्राफ्ट भी तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ये क्या करेगा? इस ड्राफ्ट में क्या क्या तैयार किया है, इसमें क्या गया? स्टेट असेसमेंट एंड ट्रैकिंग ऑन रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म को असेसमेंट किया जाएगा इसमें, मतलब मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ पे रूरल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, कौन से ऐसे एरियाज है ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसी उपलब्ध हो, इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो और डिजिटल हब हो, साइबर कैफे वगैरह हो रूरल एरियाज़ में, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके ऐसे एरियाज़ में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर और मार्केटिंग सपोर्ट। यहाँ पे क्लस्टर वगैरह डेवलप किए जाएंगे। क्लस्टर का मतलब एक हब वगैरह तैयार किए जाएंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटी, मार्केट वगैरह उपलब्ध हो, मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या किया जाएगा? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। जितने भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे टूरिज्म सेक्टर में, जो भी स्टेक होल्डर होंगे, मान लो यहाँ पे दुकान चलाने वाले लोग हैं, या और कोई एरियाज़ में कोई और पीपल हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर टूरिज्म सेक्टर के लिए ही मान लो जैसे गाइड वगैरह हैं, तो इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे ताकि टूरिज्म सेक्टर इनसे अट्रैक्ट हो, उन्हें सारी सेवाएं मिलें, जो भी टूरिस्ट घूमना है उन्हें हर तरह की सर्विस मिले इन एरियाज़ में। नेक्स्ट होगा ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, कि जो भी टूरिज्म आए उन्हें यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। एक हील इन इंडिया ब्रांड क्रिएट करने का एक प्लान बनाया इस ड्राफ्ट पॉलिसी में, हील इन इंडिया नाम से, जिससे क्या है जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए उसे अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटी की मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट क्या होगा? ये मेडिकल वैल्यू जो है, एक पोर्टल तैयार किया जाएगा इसके लिए, मतलब डिजिटल सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे मेडिकल सर्विस की। वो पोर्टल पे, एक वेबसाइट पे देख सकेंगे कहाँ पे कौन सी मेडिकल सर्विस वो ले सकते हैं जो भी उन्हें ज़रूरत है। एक लिबरलाइज्ड वीज़ा पॉलिसी एंड बेटर एयर कनेक्टिविटी। जो वीज़ा दिया जाता है अभी टूरिस्ट को, वो भी लिबरलाइज किया जाएगा। लिबरलाइज का मतलब है थोड़ा उदारवादी, मतलब उसमें ढील दी जाएगी। थोड़े जो जो फॉर्मेलिटीज़ अभी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा मान लो फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, ऐसी जो सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको कम किया जाएगा, लिबरलाइज किया जाएगा, थोड़ा उदारवादी बनाया जाएगा ऐसी वीज़ा पॉलिसी को, ताकि बेटर कनेक्टिविटी हो सके। एक नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और वेलनेस सेंटर प्रमोट करेगा इंडिया में, ताकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ सके। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बायोटेक किसान प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से फार्मर्स की इनकम और लाइवलीहुड प्रोसेस को इंक्रीज किया जाएगा। देखो ये स्कीम प्रोग्राम है ना, बहुत ही बड़ा है, इसको हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज एक अलग लेक्चर आएगा, और आज देखो 8 से 9 लेक्चर आएंगे छोटे छोटे, 4 से 5 मिनट के, वो आप देख लेना जरूर। कुछ स्टैटिक पोर्शन पे होंगे, एक आज पहले ही लगभग 7 बजे रिलीज कर चुका हूँ मैं, जिसमें इक्विनॉक्स और सोलस्टिस के बारे में, समर सोलस्टिस, वर्बल सोलस्टिस, वर्नल सोलस्टिस, ऑटम सोलस्टिस, ये सारे
डिटेल में अच्छे से उसमें डिस्कस किए हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक है आपके स्टैटिक पोर्शन का, तो 8 से 9 लेक्चर आएंगे, उसमें इसको अलग से पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। ये प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम फार्मर सेंट्रिक स्कीम है, एक योजना है जो फार्मर को सेंटर में रख के बनाई गई है कि फार्मर का डेवलपमेंट किया जा सके। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको डेवलप किया है स्कीम को, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है ये डिपार्टमेंट। इसमें क्या किया जाएगा? हब एंड स्पोक मॉडल पे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ये है, एक मेन सेंटर होगा और छोटे छोटे एरियाज में छोटे छोटे सेंटर होंगे, ये इस मेन सेंटर से कनेक्ट होंगे। जो भी इस प्रोग्राम में फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है फार्मर को, इन छोटे छोटे सेंटर में, स्मॉल सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल पे फार्मर को प्रमोट किया जाएगा, इसमें इनोवेशन अडॉप्ट करने के लिए, कि वो अपनी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें। और वुमन फार्मर्स को भी एम्पावर किया जाएगा। ये स्पेशली इसलिए न्यूज में है, अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, उसके लिए ये एक्सटेंड की गई है स्कीम। ये पहले से ही चल रही है, ऑलरेडी 2017 से स्कीम चल रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हमारा भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया आप जानते ही हो, ये अपना हिंदुस्तान है और ये मान लो भारत का मैप है। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये वाले एरिया में ये प्रमोट करने के लिए स्कीम एक्सटेंड की गई है, ताकि जो साइंस बेस्ड रिसर्च है फार्मिंग के लिए, वो नॉलेज वगैरह फार्मर्स को प्रोवाइड की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें फार्मर्स। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप। एक पैनल बनाया गया है, एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, कंस्टिट्यूट किया है, बनाया है अभी, जिसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर अजीत मिश्रा हैं। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ये, जिनको इस पैनल का चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्या काम करेगा ये पैनल ये काम करेगा, ये जो मिनिमम वेज है और नेशनल फ्लोर वेज है, उसको एक फिक्स करेगा। ये उसकी रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को कि अभी नेशनल फ्लोर वेज कितनी होनी चाहिए और मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। वेज होती है भाई साहब मजदूरी। जब कोई भी आदमी मान लो दिन में काम करके आता है, मजदूरी कर्मचारी कोई भी, और उसको एक दिन में जो सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं वेजेज। या मंथली सैलरी भी हो सकती है, या आपकी 15 दिन की, एक सप्ताह की, कितने की भी मजदूरी हो सकती है, वेजेज। मिनिमम वेज और फ्लोर वेज में फ़र्क क्या है? फ्लोर वेज नेशनल लेवल पे होगी, मतलब एक ऐसी होगी वेज, फ्लोर वेज कहने का मतलब ये हुआ, एक मान लो पूरे दिन की 500 रुपये फिक्स कर दी, 500 रुपये फ्लोर वेज, कि इतने 500 रुपये से कम कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में इतने रुपये से कम किसी को भी पर डे की सैलरी नहीं दी जाएगी, वेज मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो सारे स्टेट या तो 500 रुपये देंगे या फिर उससे ज़्यादा देंगे अपने हिसाब से। जो स्टेट प्रोवाइड करेंगे मजदूरी अपने स्टेट में कर्मचारियों को, मतलब फिक्स कर दी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, फिक्स कर दी कि 500 से कम नहीं देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर फिक्स करेगी आगे। ये तो फ्लेयर वेज हो गई, फ्लोर वेज हो गई, किसके लिए? पूरे नेशनल लेवल के लिए। अब जो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट की, हम स्टेट में मान लो वो कहेगी हम 500 रुपये देंगे, तो ये 500 रुपये उस स्टेट की मिनिमम वेज हो गई कि हर एक आदमी को कम से कम 500 रुपये मजदूरी पर डे दी जाएगी। या फिर कोई स्टेट मान ले कह दे कि हम 100 रुपये और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 600 रुपये कम से कम दी जाएगी, चाहे वो अपने घर में किसी कर्मचारी को कोई काम के लिए बुला रहा है, कम से कम 600 रुपये पर डे उसे देगा। ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 500 600 का कुछ भी वो ये एक्सपर्ट देगा अपनी रिपोर्ट कितनी वो फिक्स करना चाहता है नेशनल फ्लोर वेज और मिनिमम वेज। तो आपको मिनिमम वेज और फ्लोर वेज में अंतर समझ आना चाहिए बस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था। गैर लाभकारी संस्था कैसी होती है? गैर लाभकारी संस्था वो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती। ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे, समाज की भलाई के लिए काम करे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी एक्ट है हमारा 2013 का, इसमें रजिस्टर है सेक्शन 8 में, ये एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन निक्सी। क्या काम करती है? 2013 से काम कर रही है। ये इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रेड करने के लिए काम करती है, ताकि सिटीजन ऑफ इंडिया को, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें इंटरनेट पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में उसका पता हो। जैसे ये इंटरनेट एक्सचेंज करती है थ्रू द इंटरनेट डेटा, जैसे आईएसपी है, आईएसपी का डेटा सेंटर है, या सीडीएन है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का डेटा सेंटर होता है, जैसे उसकी सारी नॉलेज प्रोवाइड करती है सिटीजन को कि कैसे आप इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हो, इसकी जानकारी स्प्रेड करती है। ये .in रजिस्ट्री है, जैसे डोमेन नेम है, जैसे आप खोलते होंगे ना कोई भी एक्सरसाइज, मतलब कोई भी वेबसाइट खोलते होंगे, जैसे google.com है, इसके पीछे .com है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज मतलब वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके पीछे .in लगा होता है, .in
जैसे मान लो www.india.gov.in या .gov लिखा होता है, या .भारत लिखा होता है, .भारत, तो ये होते हैं डोमेन नेम। डॉट के बाद ये लिखे होते हैं ना जो .com, .in, .भारत, ये होते हैं डोमेन नेम बोलते हैं इन्हें। तो डोमेन नेम को हमारे इंडिया में निक्सी नाम की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है और ऑपरेट करती है। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना टॉपिक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये अभी लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्कीम लॉन्च की है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इसके जरिए सोलर रूफ टॉप लगाए गए हैं 50 किलोवाट पावर के, 50 किलोवाट पावर के लगाए गए हैं सोलर रूफ टॉप। मतलब ये है छत पे लगाए गए हैं, वो प्लेट होती है ना नीली नीली सी, जो सौर ऊर्जा बनाती है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वो सौर ऊर्जा बनाएंगी, सोलर एनर्जी बनाएंगी, ऐसी छत पे इंस्टॉल किए हैं ऐसी प्लेट वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, जिनकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी बिजली बनाएंगी, 50 किलोवाट की। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के सोलन प्लेस में, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। और क्या है इसके बारे में, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, गो ग्रीन इनिशिएटिव को री इन्फोर्स करेगा। गो ग्रीन क्या है, गो ग्रीन से आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी पॉल्यूशन वगैरह उनको कम करना, प्रदूषण को कम करना। अभी थर्मल पावर से बिजली बनती है हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा, लगभग 60% से ज़्यादा थर्मल पावर से बनती है। और थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना जो, जिन पे बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट, उनमें कोयला यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, कोल हिंदी में बोलते हैं कोयला, कोल यूज करते हैं। ये वही कोयला होता है जो पहले रेल चलाने में के लिए कोयला यूज होता था ना, काला काला सा, वही होता है ये कोयला। बिजली बनाने के लिए इन पावर प्लांट में यूज होता है, हीट डेवलप होती है इससे, हीट निकलती है, हीट से ये ऊष्मा होती है, हीट से क्या, स्टीम इंजन चलता है, हीट, और ये हीट जो निकलती है ना ऊष्मा, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी से चलाए जाते हैं टरबाइन चलाए जाते हैं, और टरबाइन बिजली पैदा करते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना जानना है कि ये प्रोजेक्ट था, गो ग्रीन इनिशिएटिव को रीइंफोर्स करेगा। ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसमें और क्या होगा, ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की थी 2014 में, और अभी ये कहाँ पे लॉन्च की है, हिमाचल प्रदेश में ये एक्सटेंड की है स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन काम करती है एक, ये नोडल एजेंसी होगी जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एम, लक्ष्य क्या है, मेन एम तो इसका यही है, पॉल्यूशन कम करना, गो ग्रीन इनिशिएटिव को इन्फोर्स करना। और क्या होंगे, सब ट्रांसमिशन होता है उसको स्ट्रेंथ करना। सब ट्रांसमिशन का मतलब ये है, जैसे जहाँ जिस प्लांट पे बिजली बन रही है और जो सब प्लांट होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है बिजली खंभों के जरिए, जो पोल लगे होते हैं ना बिजली के पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल, खंभे, उनके जरिए। लेकिन जब ये ट्रांसफ़र की जाती है छोटे स्टेशन पे, और यहाँ से फिर घरों में ट्रांसफ़र की जाती है, घरों में आती है, किसी इंडस्ट्री में चाहिए, कंपनी में चाहिए बिजली, वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये छोटे छोटे सब ट्रांसमिशन होते हैं ना, यहाँ पे पहुँचाने में और फिर इनसे यहाँ से पहुँचाने में बिजली का लॉस होता है, बहुत सारी जो बिजली है, एनर्जी है, वेस्ट हो जाती है। तो ये जो वेस्टेज होता है ना, इसको रोकने के लिए, तो सब ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथ करने के लिए और अर्बन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फीडर्स कंज्यूमर इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में मीटरिंग की जाएगी, मीटर लगाए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि इन जो ये बिजली है सौर ऊर्जा से जो बन रही है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में। आईटी इनेबल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्ट्रेंथ किया जाएगा, जिससे क्या है, जो एक स्कीम चलाई हुई है, प्रोग्राम है RAPDRP, इस नाम का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथ किया जाएगा। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, स्कीम के सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी ट्रांसमिशन लॉस होता है, AT&C का मतलब है ट्रांसमिशन लॉस। जैसे बिजली के, जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो फीडर होते हैं, ट्रांसफार्मर, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ से फिर घरों में जाती है, शहरों में जाती है। तो ये लॉस होता है ना जो बिजली का, एनर्जी का, इसको कम करने के लिए और IT इनेबल्ड एनर्जी अकाउंटिंग ऑडिटिंग सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके यही सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्या होगा, जो ये RAPDRP है, इसी के अंडर ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये क्या है, रीस्ट्रक्चर एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2008 में लॉन्च किया था,
और इसी के अंदर ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये 2014 में। और अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में एक्सटेंड किया गया है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम है रिस्ट्रक्चर एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम, 2008 में लॉन्च किया था। ये इसलिए लॉन्च किया था कि अभी तो देखो इसमें 2014 में जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, ये सोलर पावर के लिए चलाई गई है कि सोलर पावर यहाँ पे लगाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जो अभी डेवलप कर रहे हैं इसी के अंतर्गत 2014 की स्कीम के अंतर्गत। लेकिन जो ये पहले 2008 में स्कीम चलाई गई थी कि जो ट्रांसमिशन लॉस होता है ना, जो अभी भी थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनती है, उसमें भी तो ट्रांसमिशन लॉस होता है जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो कम से कम 15% तक ट्रांसमिशन लॉस को बचाया जाए, तो इसलिए स्कीम चलाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही है इसमें। नेक्स्ट है अपना इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन यूएन म्यांमार रिजोल्यूशन। अभी एक यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन पास किया है। रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के कौन से ऑर्गन ने, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन है, जिनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये एक रिजोल्यूशन लेके आई थी, किस लिए, आप सबको पता है फरवरी में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था, आर्मी ने वहाँ पे सत्ता हत्या ली थी, मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री कू यानी कि मिलिट्री कू का मतलब है मिलिट्री ने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो उससे पावर सारी छीन ली, और मिलिट्री वहाँ की गवर्नमेंट को, सरकार को चला रही है, म्यांमार की सरकार को। म्यांमार आप सबको पता ही होगा इंडिया के साइड में है, नहीं पता है तो फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये अपना हिंदुस्तान है, इसके साइड में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार है। तो यहाँ पे अभी मिलिट्री की गवर्नमेंट है, तो इस मिलिट्री गवर्नमेंट को हटाने के लिए, दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रीस्टोर करने के लिए म्यांमार में, कि दोबारा से जो पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, उसी को दोबारा से सेटअप किया जाए, इसलिए रिजोल्यूशन लाया गया है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। रिजोल्यूशन का मतलब एक कागज़ पे लिखा हुआ है, ये रिजोल्यूशन है, और इस पे ये लिखा हुआ है कि मिलिट्री म्यांमार के अगेंस्ट लाया जा रहा है। अब इस पे कौन वोट करना चाहता है, कौन बचना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, वो अपनी राय दे, बस ये पास किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। लेकिन इंडिया ने इससे एब्सटेन किया, एब्सटेन का मतलब दूर रहा, ना तो इसने यस बोला इंडिया ने कि हम रिजोल्यूशन के पक्ष में ना बोला, तो इसने म्यांमार के मतलब ना तो अगेंस्ट में दिया वोट, ना फेवर में दिया। 119 कंट्रीज़ ने इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया कि म्यांमार में जो मिलिट्री coup है वो हटना चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए। बेलारूस एक कंट्री है, उसने भी नो में वोट दिया, उसने कहा नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट है वहाँ पे, मिलिट्री की सत्ता ही रहनी चाहिए। 36 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना और इंडिया के साथ मिला के 36 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने एब्सटेन रखा, वोट ही नहीं किया, ना हाँ में किया ना में किया। रसिया भी उनमें से एक कंट्री था, चाइना, इंडिया, रसिया, और टोटल मिला के 36 कंट्री थी, 36 जिन्होंने वोट ही नहीं किया, ना हाँ में ना में। रीज़न क्या थे इसको, इंडिया ने जो मतलब कुछ ना हाँ कहा ना कहा। इंडिया का ये व्यू था कि जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कि इंडिया से पूछ के नहीं लाया गया। देखो बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वैसे बच्चों वाली बात नहीं है क्योंकि इंडिया के भी इंटरेस्ट है यहाँ पे। इंडिया का यही व्यू है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो रिजोल्यूशन लाया गया है असेंबली के साथ, कि इसमें इंडिया के कोई व्यू नहीं लिए गए, पहले लाने से पहले इंडिया से कोई पूछा नहीं गया इस रिजोल्यूशन के बारे में, जैसे व्यू लेते हैं। नेक्स्ट इंडिया का कहना यह है कि इंडिया ये बिलीव नहीं करता कि जो ये लेके आया जा रहा है रिजोल्यूशन, और इससे दोबारा से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो सकेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया का ये कहना है ये रिजोल्यूशन पास भी हो जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोबारा से आ जाएगी नहीं आएगी म्यांमार में, तो इंडिया का ये कहना है। अब ये यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन है जो, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया में जो मिलिट्री है वो उसके अपोजिशन में लाया गया कि इंडिया की मिलिट्री जो गवर्नमेंट है अभी वहाँ कहाँ पे म्यांमार में, उसको हटाया जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दोबारा से रीस्टोर किया जाए। ये रिजोल्यूशन कहता है कि म्यांमार की आर्म फोर्स रेस्पेक्ट करना चाहिए आर्म फोर्स को, पीपल्स की विल को। पीपल्स की विल का मतलब ये है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की थी पीपल ने इलेक्शन करके, चुनाव करके। नवंबर 8 2020 में ये गवर्नमेंट सेटअप की थी, इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, जनरल इलेक्शन म्यांमार में, और लोगों ने वोट दिया। तो ये पीपल की जो विल है, पीपल की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने वोट दे के गवर्नमेंट बनाई थी, उस गवर्नमेंट को दोबारा से रिस्टोर किया जाए। इंडिया आसियान इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है, बल्कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन था इससे तो एब्सटेन किया इंडिया ने, इससे ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन आसियान ने भी इनिशिएटिव लिया था। आसियान आप सब लोग जानते होंगे, आसियान एक 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन कौन से हैं, ये वाले इंडिया के साइड में, ये वाले म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, और ये वाले 10 नेशन है, कई बार पढ़ चुके हैं हम। आसियान 10 नेशन का ग्रुप है, इसने एक इनिशिएटिव लिया था म्यांमार के अगेंस्ट। एक 5 पॉइंट कंसेंसस था,
ताकि म्यांमार में क्या है दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की जा सके, इसलिए लाया था। तो इंडिया ने इसको सपोर्ट किया था। ये 5 पॉइंट कंसेंसस कौन से हैं? कंसेंसस का मतलब है सहमति, सहमति होनी चाहिए इन 5 पॉइंट जो दिए थे आसियान ने। इमीडिएट सेशन ऑफ वायलेंस, आसियान के इस इनिशिएटिव ने कहा था कि भाई साहब म्यांमार में तुरंत इमीडिएटली जो वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, उसे रोको, सेसेशन करो, रोको, स्टॉप करो। डायलॉग अमंग ऑल स्टेक होल्डर इन म्यांमार, पीसफुल मैनर में शांति रूप से बैठा के एक साथ म्यांमार के जितने भी मिलिट्री, एक तो मिलिट्री को साथ बुलाओ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बुलाओ जो हटी है यहाँ से, सबको मिलाकर बातचीत करो, डायलॉग करो दोनों के बीच में। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट था अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल आसियान इन्वॉय टू फैसिलिटेट मेडिएशन, मेडिएशन का मतलब है बीच बचाव, कि इनके बीच में मिलिट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में बीच बचाव कराने के लिए, कंप्रोमाइज़ कराने के लिए आसियान एक इन्वॉय, स्पेशल इन्वॉय अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट किया इसने इन्वॉय, इन्वॉय का मतलब कोई दूत भेज दिया, एक आदमी भेज दिया, दोनों के बीच में सहमति कराएगा, मिलिट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो लोग थे। नेक्स्ट एड टू म्यांमार, म्यांमार को सहायता दी इसने। ए विजिट टू द कंट्री बाई इन्वॉय, इन्वॉय ने कंट्री में विजिट भी किया। तो ये 5 पॉइंट थे जो आसियान ने लिए थे। अब वाई शुड इंडिया बी कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन म्यांमार, म्यांमार में क्यों इतना, मतलब इंडिया को क्या ज़रूरत है कि म्यांमार के अगेंस्ट में वोट नहीं दिया या यस में वोट नहीं दिया? क्या यस में तो चलो नहीं दिया, मतलब रिजोल्यूशन के यस में क्यों नहीं दिया कि म्यांमार में मिलिट्री की सत्ताएं हट जाए और दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए? इंडिया ने क्यों नहीं कहा? इंडिया ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप सबको पता है ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है, इसमें यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे म्यांमार है इसके साइड में, और म्यांमार के साइड में ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो इंडिया का पार्ट बॉर्डर लगाता है। अब इसको डेवलप करने के लिए म्यांमार की सहायता लेती है इंडियन गवर्नमेंट, तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा। और जो हमारा ईस्ट इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी और अब है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके डेवलपमेंट के लिए ये स्पेशली चलाई गई थी। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया हमारा उसको डेवलप करने के लिए, और यहाँ पे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंडिया के साइड में उनकी सहायता लेने के लिए, मतलब यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठिए आते हैं, यहाँ पे वार होते रहते हैं, तो इनको रोकने के लिए इन कंट्रीज़ की सहायता लेती है। तो म्यांमार में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप रहते हैं, गुरिल्ला ग्रुप्स, गुरिल्ला ग्रुप्स उनको कहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ में छुप के वार करते हैं, युद्ध करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप रहते हैं जो यहाँ पे मिलिट्री ग्रुप के साथ भी मिलके, मान लो इनके ग्रुप के साथ मिलके कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में, और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट्स में। तो अगर मिलिट्री ग्रुप से मान लो इंडिया नहीं मेल मिलाप रखेगा तो ये सब कुछ देखने को मिल सकता है इम्प्लीकेशन, कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आ जाए, यहाँ पे गुरिल्ला वार बढ़ जाए, ग्रुप हैं जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करने लगे। तो ये सब इशू के कारण इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन रखा, ना तो रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट करा, ना ही विपक्ष में। व्हाट्स हैपनिंग इन म्यांमार, म्यांमार में आखिर हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो हमने कहा, फरवरी 1 में मिलिट्री ने सत्या हत्या ली थी यहाँ पे, क्योंकि ऑन्ग सैंग सूकी ने इलेक्शन कराए थे, इसकी रूलिंग पार्टी थी जो जीत गई थी, इसने गवर्नमेंट बनाई थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन ये हटा दी मिलिट्री ने। क्या कह के? उसने कहा कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन में चीटिंग की गई है, ऑन्ग सैंग सूकी ने चीटिंग की है, गद्दारी की है, इलेक्शन पार्टी में वोट अपने पक्ष में डलवाए ज़बरदस्ती लोगों से। तो ये कुछ ऐसे आरोप लगाए मिलिट्री ने, तो मिलिट्री ने सत्या हत्या ली और अपने हाथ में ले ली। अब अपने हाथ में लेके खुद चला रहा है गवर्नमेंट को, मिलिट्री वहाँ की म्यांमार की। अब इंडिया के सामने कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं? इंडिया के पास डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रिएक्शन कर सकता है। देखो, एक तो इंडिया डज केयर अबाउट डेमोक्रेसी इन म्यांमार, इंडिया देखो म्यांमार में डेमोक्रेसी की तो केयर करता है, कि इंडिया भी चाहता है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी आएगी तो ये इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठिए आते हैं यहाँ से कम होंगे और कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, पीसफुल, यहाँ पे पीस आएगी, शांति आएगी बॉर्डर एरियाज़ पे। लेकिन इंडिया सिक्योरिटी रिलेशनशिप म्यांमार मिलिट्री हैज़ बिकम एक्सट्रीमली क्लोज, लेकिन इंडिया के क्या है, अभी जो म्यांमार की मिलिट्री है इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो चुके हैं। इसलिए हो चुके हैं, देखो अगर मान लो इंडिया क्या है, यहाँ की मिलिट्री से रिलेशनशिप बना के ना चले तो चाइना तैयार बैठा है, चाइना तैयार बैठा भाई साहब। चाइना क्या करेगा, रिलेशन बढ़ा लेगा, और इसके तो ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है म्यांमार से। तो अगर जैसे इंडिया इसके विपक्ष में जाएगा म्यांमार के, तो म्यांमार का रुख हो जाएगा चाइना की तरफ। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा म्यांमार चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हो, ज़्यादा झुकाव म्यांमार का चाइना की तरफ हो। तो एक ये डिफ़िकल्टीज़ है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रुप है, यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो घुसपैठिए आते हैं, इनको रोकने के लिए
म्यांमार की सहायता, यहाँ की मिलिट्री की सहायता ज़रूरी है। दूसरा इंडिया का ये भी है कि अभी सूकी जो जिसने अभी सूकी जो ऑन्ग सान सूकी जिनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है पहले। नोबेल पीस प्राइज़ लॉरिएट बोलते हैं जिन्हें पीस प्राइज़ मिल जाता है, मतलब नोबेल प्राइज़ जिनको मिल जाता है नोबेल लॉरिएट बोलते हैं। तो सूकी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, लेकिन इन पे ये आरोप लगे थे कि ये क्या है, यहाँ पे मिलिट्री को कंट्रोल करने में फेल्ड हो गई थी इनकी गवर्नमेंट। और दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे रोहिंग्या मुस्लिम। आप सबको पता है रोहिंग्या, कई बार हमने न्यूज़ में कवर किया है, अपने करंट अफेयर के सेक्शन में भी पढ़ा है। तो रोहिंग्या जो पीपल है यहाँ से भाग के आ गए थे, क्योंकि यहाँ की मिलिट्री ने इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट्स कर दिए थे, पोग्राम किया था। पोग्राम का मतलब है एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। तो यहाँ की आर्मी ने रोहिंग्या पीपल को मार दिया था, यहाँ से भगा दिया था। बहुत सारे लोग भाग के इंडिया की तरफ आ गए, कुछ बांग्लादेश में बस गए। तो ये रखीन स्टेट में रहते थे, म्यांमार का यहाँ पे रखीन स्टेट है, इंडिया के साथ बॉर्डर लगाता है। तो ये इश्यू भी है कि रोहिंग्या को ये कंट्रोल में नहीं कर पाई। रोहिंग्या के लिए क्या है, यहाँ से इन्हीं के पीपल थे, यहाँ पे रहते थे, और इनके खिलाफ इन्होंने आर्मी ने एक्शन लिए, लेकिन इनको आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाई यहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इंडिया ने इसलिए भी अपने आप को एब्सटेन किया। बेनिफिट फॉर चाइना, बेनिफिट फॉर चाइना क्या है, चाइना का वही बेनिफिट है अगर ये क्या है दूर जाता है म्यांमार से, इंडिया मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करता है। तो मिलिट्री की गवर्नमेंट है अभी चाइना में, चाइना का मतलब यहाँ पे म्यांमार में मिलिट्री की गवर्नमेंट है। तो मिलिट्री जो म्यांमार की है उसका झुकाव हो जाएगा चाइना की तरफ, वो चाइना की तरफ टिल्टेड हो जाएगी। तो ये भी खतरा है किससे। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटजिक कंसर्न, स्ट्रेटजिक कंसर्न यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी परेशानियों को छोड़ दें, इंडिया का और भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रखे हैं म्यांमार के साथ। एक प्रोजेक्ट है आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर चला रखा है, एक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। एक हाईवे बना हुआ है जो इंडिया से म्यांमार और थाईलैंड के वो जोड़ता है। इस हाईवे पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, अभी भी कुछ बन चुका है। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है, ये भी एक हाईवे प्रोजेक्ट है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खोले जा चुके हैं। और सितवे जो डीप वाटर पोर्ट है ये भी डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे इंडिया के साथ मिलके। सितवे एक पोर्ट है, बंदरगाह है, कहाँ पे, म्यांमार का है। म्यांमार का पोर्ट ऐसे होते हैं समुद्र के पास लगभग होते हैं, मेनली कोस्टल एरियाज़ के पास। इन पे जो पानी के जहाज होते हैं शिप, उनके जरिए माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, यहीं पे उतारा जाता है, पोर्ट पे हैंडलिंग की जाती है। तो इसको सितवे पोर्ट को भी डेवलपमेंट के लिए इंडिया साथ दे रहा है इसका। तो ये भी एक इशू है, डेवलपमेंट इशू है इंडिया के साथ। इनके साथ साथ हमने रोहिंग्या रिफ्यूजी का इशू पढ़ ही लिया है क्या है। नेक्स्ट है म्यांमार की मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन। म्यांमार की मिलिट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखो पहले 2008 से पहले मिलिट्री की यहाँ पे गवर्नमेंट थी म्यांमार में, तब डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन मिलिट्री ने जो 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया यहाँ पे, और रेफरेंडम करवाया लोगों पर रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब है कोई भी इशू मान लो पब्लिक इंटरेस्ट का, वो लोगों से वोट की जाती है, लोग उस पर वोट करते हैं फ्रीली। अगर उससे 50% से ज़्यादा जितनी भी वोट आई हैं, 50% से ज़्यादा वोट आई तो लगभग समझ लो वो यस है, और उसको आगे डिसीजन को लिया जा सकता है। तो एक रेफरेंडम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, बनाया गया मिलिट्री के जरिए। इसमें डेमोक्रेसी के लिए रोड मैप तैयार किया मिलिट्री ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें यह भी रखा कि इसमें यह था कि म्यांमार ने कोई आउटसाइड वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आके ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि खुद की इकोनॉमिक नेसेसिटी के वजह से बनाया है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, तो हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, ऐसा कहना था म्यांमार के मिलिट्री का। मिलिट्री ने देखो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन खुद को इसमें बहुत सारी पावर दी, अपने आप को सुप्रीम रखा, अपना रोल रखा। कैसे रखा, यहाँ के पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे भी 2 हाउस है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे भी 2 हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। उन 2 हाउस में 25% सीट्स खुद मिलिट्री के लिए, अपने आप के लिए रिजर्व रखी मिलिट्री ने। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न रखा कि 25% सीट मिलिट्री की होंगी, दोनों हाउस में मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। और इनके मिलिट्री के बिहाफ में एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इलेक्शन लड़ेगी, कंटेस्ट करेगी इलेक्शन मिलिट्री के बिहाफ में, मिलिट्री के हेतु। तो यही है सब इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हैं ये मोनोक्लोनल, ये अभी न्यूज़ में है। देखो इसके बारे में डिटेल से हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो उसे प्लेलिस्ट में जाके। कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगा, साइंस एंड टेक की में मिलेगा, या फिर मिलेगा अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की में, शायद आपने देखा भी होगा। ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं पहले तो ये समझो आप, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम, बस आपको डिटेल में देखना तो वहाँ जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जब भी मान लो कोई हमारे बॉडी में कोई वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस ऐसा जो हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो ऐसा वायरस बैक्टीरिया फंगी कोई पैरासाइट आता है,
तो उसे फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं, विदेशी पदार्थ कोई आया तो उसके में से एक प्रोटीन रिलीज होता है। कोई भी पैथोजन आया, पैथोजन का मतलब है रोगाणु, कोई भी रोगाणु कोई भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट कोई भी हो सकता है, प्रोटोजो कुछ भी हो सकता है। ये पैथोजन आया, पैथोजन ये एक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन का नाम होता है एंटीजन। ये एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस होता है। इस एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करती है। हमारी बॉडी क्या डेवलप करती है? एंटीबॉडी। किस लिए? जो एंटीजन बाहर से आया इसको मारने के लिए। तो ये कभी कभी हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती, इतनी हमारी बॉडी की शक्ति नहीं होती जो वो क्या डेवलप कर सके? एंटीबॉडी। तो फेल हो जाती है, फिर हमारी बॉडी को बाहर से सहायता दी जाती है, उसी सहायता को बोल रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। समझ आया? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? अभी क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की रिसर्च हुई थी, एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम है रेगन कोव 2। ये यूके में एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे कोविड-19 के पेशेंट को ठीक किया गया, अच्छे रिजल्ट देखने को मिले इससे, इसलिए न्यूज़ में था। एक थेरेपी की गई थी क्योंकि खुद की बॉडी उसकी डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी एंटीबॉडी क्रिएट करने में, तो बाहर से उसको सहायता दी गई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यही होती है, आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है एंटीबॉडीज। क्या किया जाता है, हमारे ब्लड में कई सारी सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल भी होती है। ये देखो, पहले ब्लड देख लो आप, ये ब्लड है, इसमें ये वाइट ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, ये प्लाज्मा होता है येलो येलो सा, ये प्लेटलेट्स होती हैं। इनका सबका अलग अलग काम है। जैसे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारी बॉडी में सारी में। वाइट ब्लड सेल का काम होता है एंटीबॉडी क्रिएट करने का, जो वायरस वगैरह को मारता है, यही इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, एंटीबॉडी यही क्रिएट करता है वाइट ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है जैसे आपको चोट लगी होगी, कभी चोट लगने के बाद खून रुक जाता है, आपका ब्लडिंग रुक जाती है, और ब्लडिंग रुकने के बाद एक पानी सा वाटर सा निकलता रहता है, वो वाटर है ना, वही है प्लाज्मा। प्लाज्मा। ये नेक्स्ट है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है जब चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद कुछ समय पे आपका खून सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, पपड़ी सी जम जाती है, जिसे खुरंड भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो ये ब्लड कोटिंग बोलते हैं इसको। ब्लड का थक्का जम जाता है, खून का थक्का। ये प्लेटलेट्स जब मेंटेन रहेंगी तभी जमता है। लगभग 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में ये प्लेटलेट्स मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये डेंगू हो जाता है ना, डेंगू में ये प्लेटलेट्स ही कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो अभी क्या करते हैं, इसमें टारगेट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करने के लिए हमारे बॉडीज़ के नेचुरल इम्यून सिस्टम को। और वो इम्यून सिस्टम कहाँ पे होता है? वाइट ब्लड सेल में। मतलब वाइट ब्लड सेल को ट्रिगर करते हैं ताकि ये एंटीबॉडी क्रिएट कर सकें। जब एंटीबॉडी क्रिएट कर देगी, जो बाहर से पैथोजन आया, कोई भी रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, उसको मार देगा ये। तो इसकी एप्लीकेशन पहले भी की गई हैं, जैसे इबोला एक बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए। HIV के लिए भी ये यूज किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। HIV को देखो कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, बस उसे कम किया जा सकता है। सोरियासिस एक बीमारी होती है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इसके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जाती हैं यूज। तो पहले भी ये यूज की जा चुकी हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और अच्छे डिटेल में जानना अच्छे से, वो लेक्चर देखना आप, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डालना और लास्ट में लिखना सिंपल CSC, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा वो। चलते हैं नेक्स्ट पे। समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। एक समिट हुआ है, समिट का मतलब मीटिंग हुई है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पे। एक आपको पता है ये प्रोग्राम चलाया था, एक मिशन चलाया था ग्रीन इंडिया मिशन, उसी को प्रमोट करने के लिए अभी ये समिट हुआ है, इंडिया ने होस्ट किया है। एक मीटिंग हुई है ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव नाम से। इसमें ब्रिक्स नेशन भी इन्वॉल्व किया है, ब्रिक्स नेशन ने भी अपने आप को रखा है। ब्रिक्स क्या आप सबको पता होगा, जब ये बना था तो ब्रिक था। ब्रिक एक जो वर्ड कॉइन किया था, मतलब जिसने वर्ड दिया था, पहले ब्रिक दिया था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना इसकी फुल फॉर्म है। 2006 में ये बनकर तैयार हो गया, 2001 में ये वर्ड दिया था। वर्ड दिया था ये, कब दिया था वर्ड, शब्द जो दिया था ब्रिक 2001 में, 2006 में बनकर तैयार हो गया एक ग्रुप। इसके 4 नेशन थे जब बना था। 2009 से इसका एनुअल समिट होने लगा, हर साल मीटिंग होने लगी। 2010 में इसमें एक कंट्री और जोड़ दिया गया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का S जोड़ दिया, फिर इसमें ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। इसकी प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट करती रहती है। अब की बार ब्राज़ील में, तो फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, ऐसे रोटेट करती रहती है। डिटेल में जानना तो अदर इंपॉर्टेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके लेक्चर देख सकते हो आप। तो अभी ब्रिक्स ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है, इसमें पार्टिसिपेशन किया है, जो सबमिट हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन पे। इसमें क्या किया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है इसको प्रमोट करने के लिए इसमें मीटिंग हुई है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाए हमारी कंट्री में। ये जो इवेंट है इसको एंकर्ड किसने किया है, किसने होस्ट किया है? NTPC लिमिटेड ने। NTPC एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये महारत्ना CPSU है,
महारत्ना CPSU का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ये समझ लो गवर्नमेंट कंपनी, ये समझ लो आपस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। और महारत्ना का क्या मतलब है, देखो ये स्टेटस देते हैं जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, अच्छा प्रॉफिट होता है, पहले मिनी रत्ना का देते हैं, मिनी रत्ना के बाद नवरत्ना का देते हैं, नवरत्ना के बाद महारत्ना का देते हैं। महारत्ना का जो स्टेटस देते हैं कि किसी कंपनी को पहले नवरत्ना बनना पड़ता है, और महारत्ना देने के लिए कम से कम उसका जो नेट प्रॉफिट होता है एनुअल वो 5000 रुपीज़ होना चाहिए, तभी उसे देते हैं। या फिर नेट वर्थ हो कितना 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का। या फिर नेट एनुअल टर्नओवर हो, एनुअल साल का टर्नओवर हो कितना 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़। ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पे महारत्ना किसी कंपनी को डिक्लेयर करती है, गवर्नमेंट प्राइवेट मतलब सरकारी कंपनी को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करेगी, ये इसने मतलब एंकर्ड किया है, होस्ट किया है, जो ये मीटिंग हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये काम करती है NTPC। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। ये हाइड्रोजन ही होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके जरिए, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके। रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी हो गई या आपकी हो गई विंड एनर्जी होगी, ऐसी ऊर्जा को यूज करके बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, और इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज की है, नवीनीकरण ऊर्जा, मतलब ऐसी बिजली जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी से जो बिजली बन रही है, ऐसी बिजली को यूज करके प्रोड्यूस किया है जो ग्रीन हाइड्रोजन है। मतलब इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट रिलीज नहीं हुआ है, मतलब इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे पॉल्यूशन होता है ना, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं इंजन में, पेट्रोल डीजल डालते हैं बाइक में, मोटरसाइकिल में या फिर आपके कार में, उनसे धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है। अगर ये यूज होगा तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता, कार्बन फुटप्रिंट नहीं निकलता, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो क्या है, इंडिया के जो गोल है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इस गोल को अचीव करने में भी सहायता कर सकती है। ये कैसा गोल है, INDC, ये इंटेंडेड, आई का मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, सब ने पढ़ा होगा। UNFCC नहीं पढ़ा है तो मैंने लेक्चर बना रखा है, देख सकते हो आप, देखा भी होगा। ये 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, उससे निकल के आया था डॉक्यूमेंट, एक ट्रीटी, संधि, एग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसकी एक मीटिंग हुई थी 2015 में, मीटिंग का नाम था COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी मीटिंग होती है, मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मेंबर आके मीटिंग करते हैं। इसमें कुछ गोल रखे गए थे जिनका नाम था नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब खुद नेशन, खुद राष्ट्र खुद अपने आप डिटरमाइन करेंगे, खुद निश्चित करेंगे उन्हें कितना पॉल्यूशन कम करना है। तो इंडिया ने भी कुछ टारगेट रखे हैं, उस टारगेट को कम करने के लिए ये अगर ग्रीन हाइड्रोजन गैस यूज की जाएगी, उन टारगेट को अचीव करने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ग्रीन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के लिए काम कर सकता है, और ये जो इंटरमिटेंसीज हैं उनके लिए असेंशियल है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो हम फ्यूचर में चाहते हैं उसके लिए एक असेंशियल पार्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। मोबिलिटी के टर्म में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस जो मोबिलाइजेशन होती है, जो अर्बन फ्रेट मूवमेंट होती है, फ्रेट मूवमेंट का मतलब है अर्बन एरियाज में सामान ढोने के लिए व्हीकल जो यूज होते हैं सिटीज़ में, उनमें क्या है जो अभी फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, पेट्रोल डीजल, उनकी अपेक्षा अगर ग्रीन हाइड्रोजन यूज किया जाएगा तो उनसे पॉल्यूशन कम होगा। जैसे रेलवेज़ में ग्रीन हाइड्रोजन भी यूज किया जा सकता है, लार्ज शिप होते हैं जो जहाज़ होते हैं पानी के, बसेज में, ट्रक्स में, इनसे यूज किया जाएगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम रिलीज होगा। अब इसकी एप्लीकेशन और क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की, ये एप्लीकेशन तो हमने देखी। ग्रीन केमिकल्स जो होते हैं जैसे अमोनिया, मिथेनॉल, ये भी, इनको भी डायरेक्टली यूटिलाइज किया जा सकता है फर्टिलाइजर के लिए, मोबिलिटी के लिए, पावर केमिकल्स के लिए, स्पीकिंग के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन में अगर मान लो ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर दी जाए 10%, मतलब ऐसा जैसे फ्यूल है कोई, फ्यूल में हाइड्रोजन मिला दिया जाए 10% तक, ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स, मिलाना, 10% मिला दिया जाए, तो ये टी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अडॉप्ट कर लिया जाए तो वहाँ पे ये क्या है, पॉल्यूशन कम फैलाएगा। टी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है गैस की जगह जो अभी गैस यूज होती है, CNG यूज होती है या कोई और गैस यूज होती है जिससे थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है, अगर वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन 10% ब्लेंड कर दी जाए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, एक तो एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है, अगर इसको जलाया जाता है तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता। विच कैन डीकार्बोनाइज ए रेंज ऑफ सेक्टर, जो बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें कार्बन रिलीज होता है उनको डीकार्बोनाइज कर सकता है, मतलब कार्बन को इमिशन रोक सकता है ये, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें यूज किया जाए तो इनसे बहुत सारा कार्बन इमिशन कम हो सकता है।
रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड आर यूज्ड बाय द ग्रिड कैन बी चैनल्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी जो स्टोर नहीं की जा सकती और वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती हैं, क्योंकि आपको पता है हमने ऊपर ही अभी पढ़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन में बिजली चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी जो बनती है रिन्यूएबल एनर्जी से, ऐसी एनर्जी होती है मतलब ये वेस्ट हो जाती है। स्टोर करने के लिए हमारे पास अभी कुछ इनके लिए स्टोर करने के लिए बैटरी वगैरह नहीं है जिनमें स्टोर करके रखा जा सके, तो ये वेस्ट भी नहीं होगी, हाइड्रोजन बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो जाएगी, तो इसको भी अच्छे से यूज कर सकते हैं हम। तो यही था आज के टॉपिक। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था 2017 में, एक्ट बनाया था ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था, तो इसकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग इसके, तो आपको करेक्ट बतानी है कौन सी सही स्टेटमेंट है। जो जीएसटी एक्ट है 2017 का, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितना भी स्टेट को जो लॉस होगा 10 साल तक लॉस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट ये करिए, कंपनसेशन को जो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, वो स्टेट्स का जो भी डिफरेंस होगा करंट जीएसटी रिवेन्यू का और जो उन्हें प्रोटेक्टेड रिवेन्यू है, मतलब जितना वो रिवेन्यू पहले लेते थे और जो अब जीएसटी मिल रहा है, उनको जीएसटी के थ्रू रिवेन्यू मिल रहा है, जो जीएसटी टैक्स लगा रहे हैं उनके थ्रू उन्हें रिवेन्यू मिल रहा है, लाभ मिल रहा है स्टेट्स को, और जो पहले उन्हें रिवेन्यू मिलता था उसका 14% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से ये देखा जाएगा स्टेट्स का रिवेन्यू। 2015-16 का बेस ईयर रखा है, कहने का मतलब ये हुआ जितना 2015-16 में जीएसटी आने से पहले किसी भी स्टेट को, राज्य को लाभ होता था टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगभग जीएसटी में मिला दिए गए, अब जीएसटी लगाया जाता है, तो अब जीएसटी आने से जितना नुकसान होगा 2015-16 में पर ईयर जो 14% ग्रोथ होनी थी उसके हिसाब से ये देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा कंपनसेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, दोनों सही या दोनों गलत। देखो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 ईयर तक नहीं देगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन, मतलब मुआवजा, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा, जितना भी लॉस होगा उन्हें 5 साल तक देखी, ना कि 10 साल के लिए। तो पहला गलत है, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीड मॉडल, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए बीड मॉडल अभी न्यूज़ में था, हमने कवर भी किया था अपने टॉपिक में, इंपॉर्टेंट सीरीज में। आपको बताना है कौन से स्टेट इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बीड से आपको याद आना चाहिए, बीड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ही इंप्लीमेंट किया था ये। सी आंसर हो जाएगा, बी नहीं, सी आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आइसबर्ग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। अंटार्कटिका से अभी एक आइसबर्ग टूटा था जिसके बारे में हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था, तो आपको बताना है इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, आइसबर्ग एक लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस है दैट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस सेल्फ इज फ्लोटिंग फ्रीली ऑन ओपन वाटर। ये अभी मैंने बताया कि एक बड़े ग्लेशियर होता है, बर्फ़ का पहाड़, उससे टूट जाता है टुकड़ा, फ्रेश वाटर का आइस होता है ये, मतलब मीठा पानी होता है, पीने लायक होता है, और ये ओपन वाटर में जो ओशन का वाटर है उस पर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी तीसरी में से बतानी है करेक्ट कौन सी है। दूसरी कह रही है, दी ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग। जो ओशियन करंट होती है ना, ओशियन करंट क्या होती है, करंट से ये मत समझना बिजली वाला करंट है, ओशियन में कोई करंट लगता है, यहाँ पे ओशियन करंट का मतलब है ओशियन में पानी का धीरे धीरे चलना, बहना, वो ये ओशियन करंट बोलते हैं उसे, मतलब ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशियन, उसी को ओशियन करंट बोलते हैं। तो ये ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर सकते हैं क्या, इम्पैक्ट करते हैं क्या आइसबर्ग। आइसबर्ग कैरी डस्ट विच कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ओशियन प्लैंकटन। आइसबर्ग क्या है, अपने साथ डस्ट लेके जाते हैं जो कम्प्लीटली पूरी तरह से ओशियन में जो प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन होते हैं पौधे वगैरह, छोटे छोटे प्लांट वगैरह, ये जो प्लैंकटन होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी तरह से। क्या ऐसा हो सकता है, आपको बताना कौन सा सही है, पहला, दूसरा, ऑल ऑफ द अबव, 2/3 या 1/3। देखो थर्ड बिल्कुल गलत है, किसमें लिखा है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली कैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई साहब, छोटा सा टुकड़ा होगा, मान लो थोड़ा बड़ा लगा लो, ये कैसे ओशियन में सारे प्लैंकटन को क्यों डिस्ट्रॉय कर देंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन कम्प्लीटली कैसे कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा जहाँ पे उसे काट दो, आंसर आ जाएगा ए, 1 और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीवन। ऑक्सीवन रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, कौन सी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर रहा है, किसने अनाउंस की है स्कीम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, न्यू दिल्ली। हमने कवर किया था, सी आंसर है, अच्छे से कवर किया था इस स्कीम को, हरियाणा गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, सी आंसर हो जाएगा। रेकजाविक डिक्लेरेशन 2021 किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए, निपटने के लिए, उससे रिलेटेड है क्या। पीस, मिडल ईस्ट जो एरिया है वहाँ पे पीस प्रोसेस के लिए। ग्रीन सप्लाई चैन है उसके कॉपरेशन के लिए।
या इंडिजीनस जो पीपल होते हैं उनके अधिकारों के लिए, जो मूल निवासी होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, उनके अधिकारों के लिए एक डिक्लेरेशन है, घोषणा। आपको बताना किससे रिलेटेड है। इसका सही आंसर है ए। आर्कटिक रीजन में जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए डिक्लेरेशन घोषित की गई है 2021 में रेकजाविक नाम से। नेक्स्ट आपको बताना है सुनामी वेव्स ओशन में लार्जली डिपेंड्स ऑन। जो सुनामी वेव आती हैं, लहर आती हैं, वो सबसे ज़्यादा किस पे निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं? ओशन की डेप्थ पे, मतलब समुद्र की गहराई पे। डिस्टेंस फ्रॉम मिड ओशन रिज, जो मिड ओशन रिज होता है, जो समुद्र में पहाड़ होता है पानी के नीचे, उस पे उससे कितनी डिस्टेंस है, दूरी है, उस पर डिपेंड करती हैं क्या? या डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव, जहाँ से वेव निकली है उसके सोर्स से डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करती है। या डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना, उस पर डिपेंड करती हैं क्या? इसका सही आंसर है ए। ओशन की डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतनी सुनामी की वेव्स भी ज़्यादा स्पीड में आएंगी, तो ओशन डेप्थ पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर है उसका। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन ओरिजिन होता है, साइक्लोन का, साइक्लोन बनते हैं, उनका रीज़न क्या क्या है, आपको करेक्ट बताना कौन सा रीज़न करेक्ट है। यहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो इंडिया, ये इसके साइड में बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। आ जाओ क्वेश्चन पे। सेकंड रीज़न कह रहा है कि जो कोरियलिस फोर्स है यहाँ पे अच्छी खासी है साइक्लोन बनने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है हाई वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड स्पीड होती है उसमें हाई वेरिएशन होने के कारण ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं। यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, इसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इनमें चारों में से, 1 2 3 1 3 4 1 2 4 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्टिकल विंड स्पीड हायर वेरिएशन नहीं होना चाहिए बल्कि मिनिमम होना चाहिए। तो जहाँ पे 3 है वो काट दो, आपका आंसर आ गया सी। सी करेक्ट आंसर है। यानी कि वर्टिकल, इसे विंड स्पीड को, वर्टिकल विंड स्पीड के वेरिएशन को विंड शियर भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होता है विंड शियर। विंड शियर का मतलब यही है, जैसे विंड चल रही है, यहाँ पे नीचे भी विंड चल रही है और ऊपर भी चल रही है, इनकी विंड स्पीड में कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए कि यहाँ जो जिस स्पीड से चल रही है यहाँ भी जिस स्पीड से चल रही है लगभग सेम है, तो चांसेस होते हैं साइक्लोन ज़्यादा डेवलप होने के। अगर इनकी डिफरेंस ज़्यादा है ना, यहाँ ज़्यादा स्पीड से चल रही है, यहाँ कम स्पीड से विंड चल रही है, तो फिर कम होते हैं साइक्लोन बनने के चांसेस। तो ये साइक्लोन को बनने से रोकता है अगर हायर वेरिएशन होता है, ना कि प्रमोट करता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट नहीं ये टॉपिक था आज के।